फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज जो हर देश के लिए बहुत जरूरी होती है, जिससे दूसरे देशों के संग उसके संबंध कैसे हैं। सारी चीजें फॉरेन पॉलिसी के तहत डिसाइड करी जाती हैं कि किस पॉइंट पे, कहाँ पे, किस चीज के लिए, किस देश के साथ कैसे रिलेशन होंगे, किस देश के साथ कैसी ट्रेड करी जाएगी, किस तरीके से ट्रेड करी जाएगी। उस तरीके से सारी चीजें फॉरेन पॉलिसी के तहत डिसाइड करी जाती हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कांग्रेस और बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ डिफरेंस है या दोनों की फॉरेन पॉलिसी सेम ही है। कांग्रेस जो कि जब से देश आज़ाद हुआ है तकरीबन तब से अब तक 60-55 साल उसने राज करा है इंडिया पे, और वहीं बीजेपी उसने तकरीबन 15 साल गवर्नमेंट चलाई है अब तक। तब जितने भी अब तक प्राइम मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, उनकी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ उसके बारे में बताऊंगा, और बीजेपी सरकार की जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उसने क्या करा है अब तक बीते 8 सालों में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी से। जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट फॉरेन पॉलिसी में है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि इंडिया आज तक फॉलो करता आ रहा है। किसी भी देश के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिलेंगे नहीं, अलाय नहीं बनेंगे किसी भी कंट्री का, हम न्यूट्रल रहेंगे, जो हमारे इंटरेस्ट में होगा हम वही काम करेंगे। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका कार्यकाल बहुत छोटा सा रहा, लेकिन जो उनकी मेन चीज़ें हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा कोई रोल प्ले नहीं कर पाए। वो भले इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा उन्होंने, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में रोल प्ले कर पाते तब तक उनको मरवा दिया गया, जैसे भी मारा, या उनकी जो मौत हो गई अचानक से। फिर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंदिरा गांधी जी। उनका जो सबसे, जिसके लिए उनको प्रेस करा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश फॉर्मेशन में मदद करी। बांग्लादेश जो आज देश बन के खड़ा हुआ है वो इंदिरा गांधी की वजह से ही बना है। तो इंदिरा गांधी जी का बस यही हाईलाइटेड पॉइंट था, बाकी तो उन्होंने आप लोग जानते हो क्या करा था। और फिर आते हैं नरसिम्हा राव, जो कि 1991 की लिबरलाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, यानी इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए खुल जाता है और बाकी सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो कि अब तक क्लोज नेशन था। नरसिम्हा राव जी इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं अब तक, और इनकी कई सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में। इनके कार्यकाल में लोग कहते हैं कि इंडिया को काफ़ी तरक्की मिली है, लोगों ने हमको अलग नज़रिए से देखना शुरू करा है वर्ल्ड में। तो मोदी जी की जो कई सारी पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादातर पुरानी पॉलिसीज चली आ रही थी, उसी से इंस्पायर्ड हैं। वही पॉलिसीज थोड़े से चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस करी गई हैं। जो क्वाड ग्रुप है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए ने मिलकर बनाया है, ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बना सकें और चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में ना बढ़ने दिया जाए ज़्यादा। ये बना ही इसलिए गया है ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में ज़्यादा ना बढ़े। इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब चाइना एक काफ़ी पावरफुल नेशन बन गया, लेकिन इसकी शुरुआत 2007 में कर दी गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम पे ये फेल हो गई एक तरीके से। फिर जब मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर 2017 में इसको फिर से रीस्टैब्लिश करा गया क्वाड को। अगली पॉलिसी जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं वो है लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी जो ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस वगैरह के लिए इंडिया एक ट्रेडिंग और पार्टनर बने अच्छा, और इसके रिलेशन जो है इन देशों के साथ इंप्रूव करे जाएं। ये पॉलिसी भी नरसिम्हा राव की लुक ईस्ट पॉलिसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसको ज़्यादा पुश मिला है मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे। एक पॉलिसी जो हर प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में रही है, जिसका नाम है फ्रेंडली नेबरहुड। ये पॉलिसी हर प्राइम मिनिस्टर ट्राई करिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ट्राई। सबसे ज़्यादा जानी जाती है इस पॉलिसी के लिए वो जाने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, क्योंकि यही दो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान विजिट करा है, क्योंकि वही देश है जिसके साथ हमारे सबसे ज़्यादा खराब रिलेशन है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफ़ी कोशिश करी कि ये सिचुएशन सुधर जाए। फिर मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर बनते ही जाते हैं पाकिस्तान में, वहाँ भी सिचुएशन नहीं सुधरती है। तो ये पॉलिसी हर प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी रही है, लेकिन फेल ही होती आई है अब तक। तो इसमें मोदी जी भी फेल हो गए। एक पॉलिसी है जिसके लिए मोदी जी को प्रेस करा जा सकता है। इन्होंने गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन काफ़ी इंप्रूव करे हैं। इसी की वजह से एक और क्वाड फॉर्मेशन हो सकता है या होगा आने वाले दिनों में, जिसमें यूएस, इंडिया, यूएई और इजराइल शामिल होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि इस टाइम वर्ल्ड के डायनेमिक्स ही कुछ ऐसे हैं कि इंडिया इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो रहा है, और रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इधर चाइना पूरे वर्ल्ड के ऊपर हावी हो रहा है। तो यूएसए को एक देश ऐसा चाहिए जो उनका साथ दे सके, और वो केवल इंडिया ही बचता है पूरे रीजन में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसी के पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। इसी की वजह से इंडिया इस सिचुएशन में भी एक न्यूट्रल पोजीशन रखा हुआ है। इसी की वजह से हम रशिया से ऑयल खरीद पा रहे हैं। इंडिया एडवांटेज ले रहा है वेस्ट का इसी के ऊपर, कि उनको भी ज़रूरत है इंडिया की। इसलिए हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स हैं जयशंकर जी, उनको आप लोगों ने बहुत तगड़े तगड़े बयान देते सुना ही होगा। वो काफ़ी अच्छे मिनिस्टर हैं। इसी की वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तब इंडिया की जो मेन पॉलिसी इस टाइम बनी हुई है वो है कि सारे देशों के साथ इंगेज करा जाए, उनसे जहाँ पे भी हमारे कन्वर्ज हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हम कन्वर्ज हो रहे हों, उस चीज़ को हाईलाइट करा जाए, उस देश के साथ हम उस चीज़ के लिए संबंध बनाएं, और इंडिया फर्स्ट की प्रायोरिटी दें, ना कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस हैं। ये काफ़ी होता है कि केवल डेवलप नेशंस ही अपने पीपल की प्रायोरिटीज़ को लेके कोई पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशंस के ऊपर काफ़ी दबाव होता है क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं।
इंडिया ही इस टाइम ऐसा देश है जो डेवलपिंग नेशंस होते हुए भी अपने पीपल्स के लिए डिसीजन ले पा रहा है। ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस बीजेपी और कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। आप लोग क्या विचार है इस पर? क्या मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपको कोई चीज़ गलत लगी हो उसको कमेंट में लिख सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ मैंने कह दी जिससे आप नाखुश हुए हो तो उसके लिए माफ़ी दे दें। दुनियादारी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ शेयर भी कर दें। जय हिंद।